नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा पीछे। पीएम के रूप में मोदी का आज 4399वां दिन। दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले देश भर में विशेष पूजा अनुष्ठान। स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष समेत साथी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि को बताया देश के लिए गौरव का पल। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और नए कीर्तिमान पर दुनिया भर से बधाइयों का तांता। विरासत से विकास तक भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने और ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने की सराहना। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द होने को कोर्ट में चुनौती देंगी मीनाक्षी नटराजन। आज भोपाल और दिल्ली में चुनाव आयोग से भी मिलेंगे नेता। बीजेपी ने कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दी। और जॉर्डन और खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। ट्रंप की ओर से हॉर्मुज के पास हमले के आदेश के बाद ईरान की ताजा कार्रवाई। आज देश में एक ऐसी घटना घट रही है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। अगर किसी से यह पूछा जाए कि आज की तारीख में देश की राजनीति का ध्रुव तारा कौन है, तो शायद सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा, नरेंद्र मोदी। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर भरोसा पैदा होता है, जिसे सुनकर आत्मविश्वास जगता है, जिसे सुनकर खुद के सुरक्षित होने का एहसास होता है। राजनीति की दुनिया में इस नाम के साथ अब कई रिकॉर्ड जुड़ चुके हैं। आज 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू ने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और 27 मई 1964 तक इस पद पर रहे। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कुल 4398 दिनों का रहा। लेकिन पीएम मोदी की बात करें तो उनका निरंतर कार्यकाल 26 मई 2014 से 10 जून यानी आज तक 4399 दिनों का चला है। इसके साथ ही वे भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। और पीएम मोदी के पीएम पद पर 12 साल पूरे होने के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, नई कोट, देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मोदी जी के यह 12 वर्ष भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने के रहे हैं। नई संसद का निर्माण हुआ, 3 नए कानून लागू हुए, नई शिक्षा नीति और मातृभाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। आत्मनिर्भर भारत हर भारतीय का संकल्प बना। इन 12 वर्षों में एक तरफ देश की सीमाएं सुरक्षित हुईं, कश्मीर से 370 समाप्त हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद का अंत हुआ और आतंकवाद पर नकेल कस हर आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं देश की सामूहिक शक्ति ने हीनता के भाव से बाहर निकलकर अपनी विरासत, संस्कृति और सामर्थ्य पर गर्व करना सीखा। देशवासियों को सुरक्षित बनाना और उनके खोए हुए सम्मान और गौरव को लौटाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज नया भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ विश्व के हर मंच पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है और दुनिया एक सक्षम, सशक्त तथा नए भारत के उदय की साक्षी बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि पर देश भर में खुशी का माहौल है। बीजेपी और एनडीए के कई सारे नेता पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर इस अवसर पर दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ सांसद हर्ष मल्होत्रा और बांसुरी स्वराज भी थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई दिल्ली के बिरला मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाणक्यपुरी के विनय मार्ग स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष पूजा और आरती की।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई दिल्ली के हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोधी रोड स्थित मंदिर में जाकर के इस अवसर पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हनुमान मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित और सेवारत प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आज अखबारों में भी इसकी खूब चर्चाएं हैं। कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार साझा किए। समाचार पत्र में लिखे लेख में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पीएम मोदी की असाधारण सफलता का मुख्य कारण उनका नागरिकों के साथ अब विश्वास का मजबूत संबंध स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय भाषाओं, प्रतीकों और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। वैश्विक संकटों का सामना करने की जो क्षमता पीएम मोदी ने दिखाई, उसकी भी सराहना पूर्व राष्ट्रपति ने की। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पीएम मोदी को लेकर के कहा कि वे स्टीरियोटाइप में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए तुष्टीकरण सही ऑप्शन नहीं है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने पहले दिन से ही अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और पूरी काबिलियत से कई चुनौतियों का सामना किया। राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने भी इस खास अवसर पर पीएम के 12 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए लिखा कि उनका यह पड़ाव लोकतंत्र की मजबूती और खुलेपन की पुष्टि करता है। नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच अपना भरोसा बनाए रखा है और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लाखों युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर करण सिंह ने लेख में लिखा कि पीएम मोदी के खाते में कई बड़ी उपलब्धियां हैं। जहां उनके नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ, तो वहीं भारत आज बढ़ते आर्थिक, तकनीकी, रणनीतिक प्रभाव वाली शक्ति भी बन गया है। उधर विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री को आज कई देशों ने बधाइयां दी। अनवर इब्राहिम, प्रधानमंत्री मलेशिया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी बहुत ही मजबूत है। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, राष्ट्रपति मालदीव, उन्होंने कहा कि भारत के साथ सहयोग और मजबूत करेंगे। अनुर कुमार दिसानायके, राष्ट्रपति श्रीलंका, उन्होंने कहा कि जनता के भरोसे और विश्वास का प्रमाण है। जेम्स मरापे, जो कि प्रधानमंत्री हैं पापुआ न्यू गिनी के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को आदर्श नेता बताया। कमला प्रसाद विशेषर, प्रधानमंत्री हैं त्रिनाद और टोबैगो की, उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर भारत की मजबूत आवाज़ आज उभर रही है। जॉन कार्निन, अमेरिकी सीनेटर, पीएम मोदी का कार्यकाल बदलाव लाने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर विलियम समोई रूटो, जो कि केन्या के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि आपके समर्पण, दृढ़ता और जनसेवा का प्रमाण स्पष्ट तौर पर दिखता है। सर्जियो गोर, जो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं, उन्होंने जन सेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को बताया है। और भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अपनी वैश्विक छवि को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये केवल सम्मान का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और नीतियों में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक भी रहा। ग्लोबल साउथ के देशों के बीच भारत की आवाज़ अब और मजबूत और प्रभावशाली बन गई है। क्वाड के जरिए भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी नई दिशा मिली। अमेरिका भी इसे स्वीकार कर चुका है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ताकत को और मजबूत करता है। भारत ने कई देशों के साथ हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते किए और आर्थिक कूटनीति में भी अपनी पकड़ को मजबूत किया। खाड़ी देशों के साथ हमारे रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत की संतुलित कूटनीति ने सबका लोहा माना। यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझदारी को ही दिखाता है। ऑपरेशन गंगा जैसे अभियानों से विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। चीन की चुनौती के समय भारत ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया। भारत
मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर जैसी पहल ने हमारे ग्लोबल कनेक्शन को और सशक्त किया। भारतीय जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें भारत दुनिया भर में भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। वैक्सीन मैत्री जैसी पहल ने ये विश्वास हासिल किया। 100 से ज़्यादा देशों तक हमने मुफ्त वैक्सीन पहुंचाए उस वक्त जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था। तो दुनिया ने भारत को एक विश्व मित्र के रूप में देखा। और आखिर इस नए भारत में ऐसी क्या बात है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है? पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के बदलने वाले कौन से फैसले लिए, अब हम आपको बताते हैं। आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी, शायद उसे कोई भूले, क्योंकि 17 वर्षों की लगातार चर्चा के बाद मध्य रात्रि को रात के बिल्कुल 12 बजे जीएसटी की शुरुआत हुई और एक देश एक बाज़ार को बनाने में इस अभियान ने एक बड़ी भूमिका अदा की। और उसके बाद जब एक साझा बाजार बना भारत, तो जीएसटी ने वस्तुओं की कीमतों को कम करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए लोग कह रहे हैं कि शायद जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, उन पर अभी वैट लगता है। इसके साथ ही देखें तो जो बड़े फैसले हैं जिसमें अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, राम मंदिर का निर्माण किया, 3 तलाक कानून खत्म हुआ, नागरिकता संशोधन कानून लाया गया और नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, G20 की मेजबानी, आयुष्मान भारत, ऑपरेशन सिंदूर, उज्ज्वला योजना जैसे तमाम ऐसे फैसले जिनका आप जिक्र कर सकते हैं। मिशन मोड में मुझे याद आता है जनधन योजना को शायद आप सबसे बड़ा बुनियादी बदलाव कह सकते हैं, जो शुरुआत में ही 2014 में किया गया। उसके बाद जैम ट्रिनिटी के जरिए जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़ा गया, सारे बेनिफिशरीज की पहचान की गई और इंटेंटेड बेनिफिशरी तक वो लाभ पहुँचे योजनाओं का। यही शायद सबसे बड़ा सुशासन का बदलाव था जो मोदी सरकार के कार्यकाल में देखा गया कि जो पैसा टैक्स का पैसा लोक कल्याण की योजनाओं के लिए लगाया गया वो 100% सभी तक पहुँचे। कौन से बड़े बदलाव हुए? 2014 में डिजिटल भुगतान बहुत ही सीमित था। 2026 में अब देखिए तो हर महीने 18 अरब ट्रांजैक्शन से ज़्यादा ये इस वक्त डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। 2024 में 25 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते थे, आज उसकी संख्या करीब 100 करोड़ के है। ऑप्टिकल फाइबर से बहुत ही कम ग्राम पंचायत जुड़े थे, आज 2 लाख से ज़्यादा गांव 2026 में ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुके हैं। 2014 में 6 करोड़ प्रतिवर्ष मोबाइल निर्माण किया जाता था, अब ये 33 करोड़ संख्या पहुंच चुकी है। केवल 2 कंपनियां थी, अब 200 से ज़्यादा कंपनियां मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ी हैं और अब हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एप्पल हो या फिर सैमसंग, बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ चुकी हैं। सेमीकंडक्टर 2014 में बिल्कुल शून्य था, अब अभी 5 बड़े फैब्रिकेशन और ओसैट प्लांट्स लगने शुरू हो गए हैं, काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही नैनो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला भारत उन अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। जहां पहले हम रक्षा के आयातक थे, अब हम निर्यात कर रहे हैं। 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात भारत ने किया। 12 साल में ये बड़े बदलाव, आंकड़े खुद ब खुद ये गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से भारत बदला है और आर्थिक महाशक्ति की ओर कैसे हम बढ़े इन 12 वर्षों में। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक, अगर आप जीडीपी को एक पैमाना माने तो 10वें स्थान पर था 2014 में भारत, और अभी 2026 में आज बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए आज हम 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। जीडीपी के आकार में एक ऐतिहासिक बढ़त देखने को मिला है। दूसरी बात, जो हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई बनाया, वो पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ी मिसाल है। आज 9 से ज़्यादा देशों में यूपीआई को स्वीकार किया जाता है। मेक इन इंडिया के जरिए हमने आत्मनिर्भर भारत को बल दिया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के जरिए हमने कई सारे सेक्टर्स, खासतौर पर 14 सेक्टर्स को चुना जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया करते थे ऑयल के बाद, अब हम देश में ही बनाना शुरू कर चुके हैं। इसी तरह से अब इंडिया सेमीकॉन मिशन की शुरुआत की गई है, जो कि सेमीकंडक्टर की दिशा में एक बहुत ही मजबूत शुरुआत है। स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरुआत में देखने में बिल्कुल नहीं लगता था कि भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन जाएगा और आज करीब 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। जीएसटी का हम जिक्र कर चुके हैं। संग्रह जीएसटी का लगातार बढ़ता जा रहा है, करीब करीब 1.25 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए हर महीने जीएसटी के जरिए देश को मिल रहे हैं और निवेश का भी एक प्रमुख आकर्षक केंद्र बना हुआ है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च पूंजी निवेश जो है वो एक्सप्रेसवेज पर, रेल और बंदरगाहों के विस्तार पर किया गया, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को और ज़्यादा गति देता है। और मत भूलिए कि गरीब कल्याण और समावेशी विकास, इन सभी विकास के कार्यों की मूल में ही रखा गया और प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे कि जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है।
आर्थिक महाशक्ति की ओर भारत बढ़ता हुआ, मेक इन इंडिया को नई गति है। इस वक्त देखिए एक्सप्रेस वेज की संख्या में कम से कम 7 गुना की बढ़ोतरी हुई है पिछले 12 वर्षों में। अगर देखें एयरपोर्ट्स की संख्या भी अब 100 से ज़्यादा हो चुकी है। मोबाइल निर्माण का वैश्विक केंद्र बन चुका है और आर्थिक महाशक्ति की ओर किस तरह से हम भारत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है, क्योंकि इस मुश्किल परिस्थिति में भी भारत सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और पूरी दुनिया इसे बड़े निवेश का केंद्र मानती है। केवल विकास ही नहीं हुआ, विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो भारत की आत्मा है उसको भी मजबूती इस दौरान देखने को मिली है। मोदी सरकार ने इन 12 वर्षों में विरासत से विकास तक का जो सफर तय किया वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। योग का वैश्विक विस्तार किया गया और दुनिया को मिला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूनाइटेड नेशंस में करीब 190 देशों ने इसका समर्थन किया और योग को वैश्विक विस्तार मिला। उसके बाद काशी कॉरिडोर, महाकाल लोक, अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का निर्माण हो या फिर लोगों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की याद दिलाता हुआ राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलना हो, ये सब कुछ भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल, जिसमें भारत की आध्यात्मिक चेतना को फिर से जागृत करने का कार्य, महनीय कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये तो रहा पूरा 12 साल का वो खाका। कोशिश की हमने समेटने की कुछ मिनटों में जो मोदी सरकार ने हमें तैयार करके दिया है। अब मौजूदा नीतियों की समीक्षा और आगे का क्या कुछ एजेंडा है, इस पर चर्चा करने के लिए आज एनडीए की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बीजेपी और पूरी एनडीए के लिए आज का बहुत ही खास दिन है, जिसमें एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के साथ गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में खुद पीएम मोदी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में ये बैठक होने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, इस पर हम चर्चा करेंगे शैलेंद्र मिश्र के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार क्या कुछ रहेगा एनडीए की इस बैठक में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं समाचार और हम चर्चा कर रहे थे कि आज का दिन न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि एनडीए के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है। शायद गठबंधन की राजनीति का भी एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। शैलेंद्र मिश्र नई दिल्ली में हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। शैलेंद्र, सबसे पहले 12 वर्षों की ही बात करें, वो कौन सा ऐसा मंत्र रहा जिसकी वजह से भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में बड़े रिफॉर्म्स किए गए और सभी को एक साथ लेकर के चलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो डाइवर्सिफिकेशन है इस देश में उसके बावजूद सफल रहे हैं? ये अजय, सबसे बड़ा मंत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सुशासन का मंत्र, और जिसमें राज्यों को साथ लेकर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है उस पर केंद्र सरकार आगे बढ़ी। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम आर्थिक मोर्चों पर किस तरह से वो ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं जिसकी कल्पना भी एक दो दशक पहले नहीं की जा सकती थी। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 25 करोड़ लोग इतने कम समय में गरीब रेखा से ऊपर आ गए हैं। पहली बार हुआ है कि जब एक दशक में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पक्का मकान मिल गया है। पहली बार हुआ है कि 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को शौचालय निर्माण हुआ और उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है। तो आप देखें कि बाकी आप बिजनेस कवर करते हैं, जानते हैं कि 57 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए, जिन्होंने एक ऐसी क्रांति की आधारशिला रखी कि आज UPI और जो पैसा ट्रांसफ़र कितने आसानी से हो रहा है और पारदर्शी तरीके से योजनाओं का फ़ायदा सीधे खाते में पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो आर्थिक सशक्तिकरण का जो मॉडल है, जिसमें हमने सामाजिक बदलाव की एक कहानी देखी है बीते 12 वर्षों में,
उसकी कहानी इसलिए संभव हो पाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक नई सोच के साथ, गांव गरीब किसान के कल्याण की सोच के साथ ये सरकार आगे बढ़ी है, आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ। तो निश्चित तौर पर 2047 की जो परिकल्पना है विकसित भारत की, उस पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम जानते हैं कि एनडीए की जो बैठक है, आज एनडीए जब नित नए राज्यों में सफलता पा रहा है, हमने देखा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में हासिल हुई है। 22 राज्यों के एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, एनडीए के जो नेता हैं, वो मौजूद रहेंगे। इस सफलता को एक सेलिब्रेट भी किया जाएगा। तो शैलेंद्र, हम आपसे ये समझना चाह रहे थे, मेरा नया रिकॉर्ड बना है अजय। तो मेरा अगला सवाल यही आपसे था शैलेंद्र, कि वो कौन सी ऐसे एक तरह से गुण कहे जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, वो जो सभी को साथ लेकर के चलते हैं, इतने सारे राज्यों में सरकार बनाना और लगातार एक रणनीति के तहत चुनाव में उतरना और प्रधानमंत्री होते हुए भी उतनी शिद्दत के साथ उतरना, और सभी दलों को, जो सहयोगी दल हैं, उनसे उनको साधते हुए आगे बढ़ना, किस तरह से देखते हैं? और एनडीए क्या सोचता है इस पूरे इस नए रिकॉर्ड के बारे में जो एक गठबंधन के तौर पर वो बनाने जा रहे हैं? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार सिर्फ ऐलान नहीं करती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी खुद अगुवाई करते नजर आते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, आप देखिए कि आज करोड़ों पेड़ देश भर में लगे हैं। और 2014 याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फावड़ा उठाया था, झाड़ू उठाया था दिल्ली की सड़कों पर, और उसके बाद काशी में जिस तरह से उसको विस्तार दिया, जब फावड़ा उठाकर नदी के किनारे सफाई की थी, और आज हम देख रहे हैं कि वहाँ के पूरी हालात बदले हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आकर अगुवाई करते हैं और उन अभियानों से सरकारों को, राज्य सरकारों को और आम जनता को जोड़ते हैं। तो उससे एक भरोसा होता है कि ये बदलाव जो किए जा रहे हैं, दरअसल वो जनता के हित में है और लोगों का समर्थन मिलता है, क्योंकि जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और उससे बदलाव की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। आज एनडीए की बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जो एक नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री रहने का, उसको लेकर एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा सकता है, चूंकि एनडीए नए शिखर पर है, नए सहयोगी जुड़े हैं। तमाम आज आप राज्य देखें, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में एनडीए की सरकारें हैं। तो निश्चित तौर पर इसको एक सेलिब्रेट किया जाएगा और इसको लेकर एक विशेष प्रस्ताव भी आएगा। 2047 की रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है विकसित भारत की, और उसकी योजना पर भी चर्चा होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 22 राज्यों में कम से कम जहां पर एनडीए की सरकार है, वहां पर तो ये जो विकसित भारत है, कैसे विकसित भारत के साथ विकसित राज्य को भी बढ़ावा दिया जाए, उस पर भी शायद चर्चा हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गए हैं इस बीच में। उनकी पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वो अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको 34 से ज़्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। ऐसे देश जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जहां पर पहले जो नुमाइंदे थे वहां जाने से भी घबराते थे, लेकिन अब वैश्विक सम्मान दे रहा है। भारत की जो पासपोर्ट की ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन तमाम मोर्चों पर जो ये वैश्विक उपलब्धि हासिल की है, उसके आगे की दिशा क्या है? अब वो कौन से बड़े रिफॉर्म्स जिस पर सरकार की नज़र रहेगी, जिस पर एनडीए पूरे गठबंधन की नज़र रहेगी? अजय, देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया में सर्वोच्च सम्मान मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को हमेशा रेखांकित करते हैं कि ये सम्मान देश के 140 करोड़ से अधिक जनता का है। यानी जब भारत आगे बढ़ेगा तो भारत के प्रधानमंत्री जब भी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वो उनको एक तरह से देखें सम्मान मिलता है, और भारतीयों के प्रति सम्मान वो समर्पित करते हैं, क्योंकि भारतीयों की जो ताकत बढ़ रही है। निश्चित तौर पर 2047 को विकसित भारत का सपना पूरा करने में 2047 में जो आगे की रूपरेखा है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीड के साथ काम करना है, उस तरफ सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल में कहा था कि तिगुनी रफ्तार से केंद्र सरकार काम करेगी, तो वो रफ्तार दिखती है जब 12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है इतने कम समय में। अजय, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, हमने देखा कि जीएसटी रिफॉर्म का सिंप्लीफिकेशन किया गया, उसे राहत पहुंचाया गया, इस तरह के नए रिफॉर्म्स किए गए हैं। सरकार चाहती है कि शासन प्रशासन में जो भागीदारी है, चलिए शैलेंद्र, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। मैं थोड़ा सा अपना सवाल बदलता हूं।
जितने सारे रिफॉर्म्स हम लोग जानते हैं उसमें सबसे आसान होता है कि आर्थिक मोर्चे पर आप आर्थिक रिफॉर्म्स करें, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और महत्वपूर्ण सफलता देश को मिली है। लेकिन आगे जाते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, नया कानून लागू हुआ है CAA का, उसको कैसे राज्यों में लागू किया जाएगा, एक देश एक चुनाव की बात लगातार सरकार का ये, उसमें कैसे हम NDA के सहयोगी और जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनको लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम हर व्यक्ति को उनके कर्तव्यों की याद दिलाएंगे और जो विकसित भारत के बढ़ते कदम हैं उसमें अपने योगदान की बात करेंगे। इन सब मोर्चों पर जो चुनौतियां हैं और वैश्विक चुनौतियां, हम सभी को पता है इस वक्त क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, क्या इस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है NDA के आज की इस समीक्षा बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पर सभी पहलुओं पर एक चर्चा हो सकती है कि किस तरह से जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करके योजनाओं पर आगे बढ़ा जाए। हम जानते हैं कि एक देश चुनाव पर ये सरकार आगे बढ़ रही है और उसमें JPC उस पर विचार कर रही है। हमने देखा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा जो संशोधन बिल है वो सरकार ने कोशिश की थी कि उसे पारित किया जाए, लेकिन विपक्ष का उसमें समर्थन नहीं मिला। तो इस तरह की जो पहल है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि राज्यों के साथ दरअसल एक दूसरे राज्यों की जो बेहतरीन योजनाएं हैं उस पर सीखते हुए प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ा जाए, उस पर भी विशेष चर्चा हो सकती है। निश्चित तौर पर जब आज NDA की बैठक है तो इस एजेंडे पर चर्चा होगी। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, आज बधाइयों का दिन है, आप नज़र बनाए रखिए। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा का माहौल है, कई सारे राज्य $1 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सारे के सारे राज्य प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कैसे $1 ट्रिलियन की ओर आगे बढ़ें। और जब सभी राज्य आगे बढ़ेंगे, सभी दल एक साथ आगे बढ़ेंगे, हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, हम विकसित भारत के इस मिशन में ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। बीजेपी ने जहां इसे सत्य की जीत बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे सीट चोरी करार दिया। इस मामले को लेकर कल शाम जयराम रमेश, भूपेश पटेल, सचिन पायलट और KC वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस नेता नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे और धरना दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने उनकी याचिका अर्जी ले ली थी। अब आपको पूरा मामला बताते हैं क्या है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के खिलाफ मध्य प्रदेश में बीजेपी के निर्वाचन अधिकारी के सामने आपत्ति दर्ज कराई गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नटराजन ने एक कानूनी मामले के बारे में नामांकन दस्तावेजों में जानकारी ही नहीं दी। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई और ये पाया गया कि मीनाक्षी नटराजन ने वाकई अपने शपथ पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी गई है और इसके बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इस मामले को लेकर के अब कानूनी लड़ाई भी लड़ने की मंशा जता चुकी हैं नटराजन, और कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आ रही है। तो बीजेपी ने इसे सत्य की जीत बता दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी के आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी नामांकन के दौरान घोषित की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेकर बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। और अब आज इस मामले में भोपाल से दिल्ली तक सियासी माहौल गर्म होता दिखाई देगा। खुद मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला ले लिया है। कांग्रेस के पास चुनाव आयोग या फिर कोर्ट जाने का रास्ता है। साथ ही कांग्रेस के पास नाम वापस लेने की तारीख तक अपील का भी मौका है। चुनाव आयोग और कोर्ट चाहे तो इस मामले में कोई फैसला ले सकता है, लेकिन यह फैसला नामांकन वापसी की अंतिम तिथि यानी कल से पहले ही लेना होगा। इस पूरे मामले पर आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। आदित्य, अब ये पूरा मामला किस ओर जाता दिखाई दे रहा है? क्या मीनाक्षी नटराजन के पास अब भी ये मौका है या कोई रास्ता है कि उनके नामांकन का जो रद्दीकरण किया गया है उससे वापस लिया जाए, या फिर अब ये खेल अब उनका खत्म होता दिख रहा है? देखिए, लग ऐसे ही रहा है कि अब खेल खत्म होता ही दिख रहा है।
क्योंकि कांग्रेस में भी अंदर खाने से यही निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस ने भी अब लगभग देखा जाए सरेंडर जैसा कर लिया है। मीनाक्षी नटराजन बोल जरूर रही हैं कि वो कोर्ट जाएंगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से हमारी बात हुई, वो यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है। कोई कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई कह रहा है कि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मतलब विकल्प दोनों है, लेकिन अभी भी तय नहीं हो पा रहा है। और अभी तक वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तक ही पहुंचने की बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए कहां तक जाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन अंदर खाने में कांग्रेस को ये समझना होगा कि ये आखिर पता कैसे चला। ये बीजेपी का यही आरोप है कि तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है और उसके बावजूद भी वहीं से ही उनके पास सूचना आई है कि इस तरह की चीजें थीं। और देखिए मीनाक्षी नटराजन पहली बार सांसद बनने नहीं जा रही थी, मतलब इससे पहले भी वो लोकसभा में सांसद रही हैं, उन्होंने इससे पहले भी कई फॉर्म भरे हैं। तो ये चूक कैसे हुई है, ये कांग्रेस के अंदर की बात है, इसको समझना होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक इस बात को लेकर भी है कि इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े जानकार और अनुभवी लोग जब कांग्रेस के अंदर थे, तो उसके बावजूद भी कांग्रेस से ऐसी चूक कैसे हो गई। ये कांग्रेस आलाकमान राज्य इकाई से जरूर पूछेगा और ये पूछना भी चाहिए कि आखिर इस तरह की आदित्य, लेकिन दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे अगर कम हो रही है। आदित्य, ये पूरा मामला है क्या? कौन सी ये घटना है जिसका खुलासा नहीं किया गया, शपथ पत्र में नहीं दिया गया, और क्या मामला है और क्यों इतना इसको बढ़ा चढ़ा करके बीजेपी इस बात को उठा रही कि उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए उनका नामांकन तक रद्द कर दिया गया? देखिए बताया यह जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस के नेता हैं, उनके ऊपर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और छेड़छाड़ के साथ साथ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और उसकी शिकायत उन्होंने, चूंकि प्रभारी थी मीनाक्षी नटराजन वहां की, उनको भी की थी और उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले को लेकर। फिर वो महिला कोर्ट पहुंची, अदालत पहुंची और उसमें मीनाक्षी नटराजन को भी पार्टी बनाया गया कि मतलब पार्टी ऐसे बनाया गया कि बताया गया कि हमने इनको शिकायत की थी। ऐसे में मीनाक्षी नटराजन का नाम भी उस केस में है। अब मीनाक्षी नटराजन को कोर्ट ने एक नोटिस भी किया है और पूछताछ के लिए, तो ये कोर्ट का ये पूरा नोटिस भी है और उस केस में ये उनका नाम भी था, लिहाजा इस चीज को मीनाक्षी नटराजन को उस अपने नामांकन फॉर्म में, यानी फॉर्म 26 जो होता है उसमें मेंशन करना था, जो उन्होंने नहीं किया। और इसी वजह से बीजेपी के पास ये जानकारी आई, क्लू आया और बीजेपी ने भी इसको क्रॉस चेक करवाया, ये सत्य निकला और बीजेपी ने फिर इसकी आपत्ति जो है वो जो रिटर्निंग अधिकारी है उनके सामने रखी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि कोर्ट ने चूंकि नोटिस किया है, वो कोई आरोपी नहीं है, कोर्ट ने एक नोटिस दिया है पूछताछ के लिए, ऐसे में ये नामांकन रद्द करना उचित नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन नियम प्रक्रिया यही होती है कि अगर आपके पास, आपके ऊपर कुछ भी कानून न्यायपालिका में कुछ भी अगर आपके नाम से है तो आपको इस बात की जानकारी फॉर्म 26 में देनी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला इस तरीके का है और अब आगे अगर ये कोर्ट जाती हैं, क्या कुछ होगा ये समय के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए एक झटका है। नाम वापस लेने की तो तारीख अब केवल कल ही है। अगर इससे पहले कोई फैसला नहीं होता है तो कांग्रेस क्या पुनर्विचार कर सकती है, किसी नए कैंडिडेट को भी उतारने पर विचार हो सकता है? देखिए फिलहाल अब थोड़ी संभावना कम दिखाई दे रही है क्योंकि अभी समय है और अभी इलेक्शन कमीशन के पास भी कांग्रेस जो है वो पहुंच रही है। मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे कल ही पहुंच गई थी कांग्रेस। कल देर रात तक कांग्रेस ने वहां पे प्रदर्शन किया, इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने की कोशिश की, सीईओ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि देर रात हो चुकी थी, सुबह का उनको वक्त दिया गया, वो सुबह पहुंच रहे हैं। आज 12 बजे देखा जाए तो 10 सदस्यीय दल जो है कांग्रेस का वो इलेक्शन कमीशन दिल्ली में पहुंच रहा है और उसमें भूपेश बघेल हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो उस डेलीगेशन में शामिल होंगे। पहले तो वो चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे, चुनाव आयोग का रुख क्या होगा उस बातचीत के बाद, उसके बाद कांग्रेस अगला कदम उठाएगी। लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से भी विवेक तनखा से जब ये जानकारी निकल कर आ रही है, शायद नामांकन भरने की तारीख निकल गई होगी आदित्य, हो सकता है नामांकन भरने की तारीख निकलने के बाद अब कोई ऑप्शन भी ना बचा हो कांग्रेस के पास कि वो दोबारा किसी और को राज्यसभा के इस सीट के लिए रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी की जो खींचतान और जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे थे कि भाई वो खुद किसी विमान में ले जा रहे थे, सारे के सारे लोग उनके साथ नहीं गए, ये क्या मामला है? क्या कांग्रेस के भीतर खाने भी अविश्वास बढ़ रहा है? उसकी वजह क्या थी?
देखिए यही कॉन्फिडेंस था भारतीय जनता पार्टी के पास में भी कि इसलिए तीसरा कैंडिडेट उतारा था। बीजेपी का ये कहना है कि हमें कई कांग्रेस के विधायक जो थे वो संपर्क में थे और वो क्रॉस वोटिंग कर देते थे, ये बीजेपी को उम्मीद थी, इसीलिए ही बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारा था। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट आया कि नॉमिनेशन ही रद्द हो गया। लेकिन इस बीच देखिए जो जितने विधायकों को जाना था उतने नहीं जा पाए, परिवार के साथ कुछ लोग जाना प्लेन में बैठ भी गए थे। कांग्रेस ये कह रही है कि अगले दिन जो है वो अगला विमान जाना था, लेकिन वो अगला दिन तो छोड़िए, ये तो अंतरकलह तो साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि कई विधायक ऐसे थे तो 3-4 दिन पहले ही जो है वो भोपाल छोड़ चुके थे, और कुछ घंटे पहले, यानी कि जब कांग्रेस विधायकों को कल भोपाल से ले जाया जा रहा था, उसके पहले की फ्लाइट पकड़ के वो भोपाल से रवाना हो चुके थे, कोई दिल्ली या कोई दूसरे राज्यों में रवाना हो चुके थे। तो ऐसे में ये एक बड़ी अंतरकलह भी है कि कांग्रेस में हालांकि जो विधायक हैं वो सुन किसकी रहे हैं, या सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, और क्या वो कांग्रेस के पाले में है या भी नहीं है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे एक विधायक ऐसी थी जो मुख्यमंत्री कार्यालय भी पहुंच गई जैसे केवट का नॉमिनेशन हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस के अंदर, और ये सब कुछ ठीक नहीं होने का कारण एक बहुत बड़ा बताऊं ये है कि देखिए कांग्रेस ने अभी भी जो उम्मीदवार उतारा था मीनाक्षी नटराजन को लेकर, आप देखिए ना, मीनाक्षी नटराजन इससे पहले भी मध्य प्रदेश में लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, कई बार रह चुकी हैं। ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस अभी भी कार्यकर्ताओं को तैयार नहीं कर रही। क्या कांग्रेस के पास ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता नहीं थे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए हैं, जो राज्यसभा के लिए अपने नाम दिए हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। इससे इस लिहाजा नीचे के कैडर में भी एक जिसे कहें कि ठीक है आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की वो तस्वीरें जो अब से थोड़ी देर पहले की हैं। दिल्ली में लोधी रोड स्थित मंदिर में जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री की आज की उपलब्धि पर विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हर भारतवासी का गौरव है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जब देश को बहुत एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है, ऐसी विषम परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे एक सधे हुए तरीके से देश को संभाला है। और आज विशेष दिन इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें, और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की। प्रभु से प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य की और उनके अनवरत सेवा के भाव की कामना की। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। टीएमसी को एक और झटका लगा है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप देखिए, ममता बनर्जी को एक और झटका लगा और राज्यसभा में सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति से मिलकर के इस्तीफा दिया गया। आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। बंगाल में मिली हार के बाद अब टीएमसी के अंदर जो घमासान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और एक सप्ताह के अंदर टीएमसी के दूसरे सांसद ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लंबे समय से वो टीएमसी का प्रमुख चेहरा थी और पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। सुष्मिता देव का ये इस्तीफा टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि राज्यसभा के ही सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया था और राज्यसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में सीट खाली होने की घोषणा भी की गई थी। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि सांसद सुष्मिता देव जो कि राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक और सांसद ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। 41 सांसदों में से ये दूसरा विकेट गिरा है टीएमसी का। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। 41 सांसदों में से ये दूसरा मौका सिर्फ एक हफ्ते के भीतर। कितनी बड़ी खबर या कितना बड़ा झटका है टीएमसी के लिए? देखिए, बहुत बड़ा झटका। सुखेंदु शेखर राय पहले राज्यसभा के सांसद थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और उसके साथ साथ ही सुष्मिता देव, उन्होंने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है, सबमिट किया है। एक्सेप्ट होगा कि नहीं उसका पुष्टिकरण अभी तक नहीं आया, लेकिन इन केसों में
जैसे सुखेंदु शेखर राय की तरह राय के देखा गया कि सुखेंदु शेखर राय ने अपना इस्तीफा दिया और वो राज्यसभा के सचिवालय ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। सुष्मिता देव के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन जो एक के बाद एक विकेट गिर रहा है टीएमसी के राज्यसभा में, पहले सुखेंदु शेखर राय, अभी सुष्मिता देव, और सुना जा रहा है कि और एक राज्यसभा के और एक विकेट वो भी गिरने वाला है। और वो हाल ही में जो राज्यसभा के जो नॉमिनेशन दिए थे टीएमसी में, उसी में से एक कैंडिडेट या फिर दो कैंडिडेट इस्तीफा दे सकते हैं। और वो भी महिला है, सांस्कृतिक जगत से आई है, ज्यादा एकदम पॉलिटिकल एरिया में। लेकिन सौरभ, इसकी वजह क्या है? ये जो एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, वो भी राज्यसभा से, अक्सर ऐसा होता नहीं है कि उसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है? क्या बता रहे हैं सांसद? देखिए, टीएमसी का दामन अभी सब छोड़ रहे हैं, टीएमसी का दामन कोई पकड़ना नहीं चाहता। इसका बड़ा कारण ये है कि भ्रष्टाचार, घोटाला और पार्टी में जो तानाशाही का मिजाज था, वो कहीं ना कहीं जाके हर कोई जो सांसद है, हालांकि सुष्मिता देव का बयान अभी भी नहीं आया है, लेकिन हर किसी का यही कहना है कि पार्टी में जब वो थे तो उनकी जो वक्तव्य थे उनको सुना नहीं जाता था, उनकी बातों को अनदेखी किया जाता था। वो पार्टी में उनको जो कहा जाता था वही करना पड़ता था, उसके आगे उनकी जो अनुभवता है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, उसको शेयर नहीं किया जा सकता। सुष्मिता देव इस्तीफा दिए। देखिए, सुष्मिता देव एक पॉलिटिकल फैमिली से आती है। सुष्मिता देव की अपनी फैमिली की जो पॉलिटिक्स, वो लंबी हिस्ट्री है भारत देश में। तो उसी के चलते अगर सुष्मिता देव जैसे सांसद अगर इस्तीफा देते हैं और अगर वो भी आगे चल के यही बयान देते हैं कि उनका भी वही कहना है कि वो वहां पर अपनी कोई ओपिनियन साझा नहीं कर पाते थे, उनको जो कहना था वही करते थे। सर, आप कह रहे हैं कि जो कार्यकलाप था, कामकाज का तरीका था टीएमसी के नेतृत्व का, खासतौर पर अभिषेक बनर्जी को तरजीह दिए जाने को लेकर के, उस पर असंतोष का माहौल था। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? उनकी क्या स्ट्रेटजी है अब, या वो भी अब सरेंडर कर चुकी हैं? देखिए, ममता बनर्जी अभी तक तो ममता बनर्जी जो चुनाव है उसी में नहीं हार स्वीकार किया, वो उबर नहीं पा रहे हैं उससे। हार स्वीकार करना ममता बनर्जी की, फिर ममता बनर्जी हार स्वीकार करना जानती ही नहीं है, वो कभी हार स्वीकार करती ही नहीं है। इसका एक बड़ा कारण है ये उनका नीति है। वो मानती है कि वो हमारी बंगाली में कहते हैं कि आप वो खुद भी कहती हैं कि वो कभी हार स्वीकार नहीं करेंगे, वो बहुत जिद्दी है। तो ये जो कारण, ये जो अब जो दिख रहा है कि ममता बनर्जी का, वो तो अभी इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही मान रही है। इंडी जोट के भीतर जो बैठक हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी है, उनके खिलाफ दबाव दिया जा रहा है। वो भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, भाजपा उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तो नेतृत्व के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने दल को बचा करके रखें। लेकिन अब टीएमसी का होगा क्या सौरभ? ये बड़ी बात है। बड़ा सवाल यह है कि टीएमसी का अब क्या होगा। उधर राज्य में फूट पड़ चुकी है, वहां पर देवव्रत के नेतृत्व में नया संगठन तैयार होने की बात है। यहाँ सांसद नाराज हैं, सांसद भी एक एक करके जा रहे हैं। आपने कोकिला जी को अब देखा, 20 सांसद लेकर के वो अलग से बैठने की मांग कर रही हैं। टीएमसी का क्या होगा? कम से कम टीएमसी बचा पाएंगी ममता बनर्जी या नहीं? देखिए, अभी तक तो जो है कि लोकसभा में जो सांसदों को स्पीकर के पास जो चिट्ठी देने की बात है, वो शायद आज काकोली घोष दोस्ती मिल सकते हैं स्पीकर ओम बिरला के साथ, तो तब जाके वो चिट्ठी सामने आएगा। दूसरी बात यह है कि और भी बहुत सारे सांसदों, तो काकोली घोष दोस्ती 20 सांसदों की बात कहते, और भी बहुत सारे सांसद भी टच पे है। इसके चलते ममता बनर्जी अभी जो दिख रही है कि ममता बनर्जी का साफ स्टैंड है कि जो जाना चाहते हैं चाहे, वो किसी को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी छवि को देखकर ही ये लोग सांसद बने हैं, ये लोग विधायक बने हैं, इनका कोई अपना कोई शक्ति है नहीं। और इसी के चलते आगे चल के क्या होगा, ये तो सब जो चुनाव जब होगा, जब बाई इलेक्शंस जो होगा, बाई इलेक्शंस में ममता बनर्जी किस तरीके से आती है वो देखना पड़ेगा। कल कांग्रेस के सोनिया गांधी के साथ उन्होंने एक बैठक किया है, तो वो यहाँ पर राज्य में कांग्रेस का हाथ पकड़ती है नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तो आगे चल के बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, लेकिन वो सारे स्पेकुलेशन ही है। अभी उस पर कुछ टिप्पणी करना शायद ठीक नहीं होगा। आगे चल के देखना होगा कि ममता बनर्जी क्या नीति अपने। अभी तक ममता बनर्जी का जो नीति है, जो जाना चाहते हैं चाहे, क्योंकि वो मानती है उनकी पार्टी की वही सबसे बड़ी एसेट है। शायद उन्हीं को देख करके लोग आए भी होंगे कांग्रेस से या फिर लेफ्ट से
टीएमसी में ज्वाइन किए होंगे इसलिए वो ऐसा सोचती हैं, लेकिन वो चुप क्यों है इस पूरे मामले पर सौरभ? उनकी चुप्पी क्या कहती है? क्या कोई पत्रकार बंधु उनकी चुप्पी को पढ़ पाया है जो उनके करीब रहा हो? देखिए, ममता बनर्जी चुप है, आप कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते, क्योंकि वो एक तरफा तो फेसबुक लाइव में आकर अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। फिर ये जो कांड हुआ, जब ये काकोली घोष दस्तीदार का जो एपिसोड हुआ, उससे पहले भी उन्होंने जब वाई चैनल पे जब धरना किया था, तो तभी उन्होंने 2 घंटे तक बहुत सारी बातें किए थे। तो तब से जाकर अभी कुछ स्टैंड बदला नहीं है। तभी से वो ऋतव्रता बनर्जी को लेकर, संदीपन शाह को लेकर और भी सारे जो जानना चाहते हैं, उसका भी हिंट उनके वक्तव्य में था, उनके स्पीच में था। तो उनका यही, उनके पार्टी का जो कहना है, उनका भी यही कहना है, उनका ये मानना है कि ये जो सारे लोग जा रहे हैं, असल में ये उनके साथ कहीं ना कहीं जाके बिट्रेयल हो रहा है। जाना नहीं चाहिए, लेकिन जा रहे हैं तो जो जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। लेकिन अभिषेक बनर्जी को लेकर जो नाराजगी है सांसदों और विधायकों में, उस बात को अभी तक वो एड्रेस नहीं किया। अभिषेक बनर्जी के साथ साथ डेरेक ओब्रायन, दोला सेन को डिप्यूटी किया गया है, ठीक है, लेकिन अभिषेक बनर्जी अब एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी है नहीं। लेकिन इसके साथ भी अभिषेक बनर्जी को ये जो पूरा जो बड़ा हार हुआ 2026, उसका जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी है, ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ तक कि हार भी नहीं, उनको जिम्मेदार ठहराया नहीं गया। जैसे कि परिवारवादी पार्टियों में होता है कि किसी को जिम्मेदार नहीं हो जाता, जीत का श्रेय सभी लेते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी किसी पे नहीं होती है। जी, उसका कोई आलोचना भी नहीं हुआ, नहीं होता है। भी नहीं लेकिन हुआ। अच्छा, कल्याण बनर्जी को एक पद जरूर दिया गया, इतनी देर से ही सही। क्या ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लोकतांत्रिकरण की शुरुआत हो सकती है टीएमसी में? क्या हम थोड़ी सी उम्मीद बचा के रखें? नहीं अजय जी, देखिए, चीफ व्हिप का पद तो किसी को ना किसी को देना है। ममता बनर्जी की पार्टी में अगर देखेंगे तो ममता बनर्जी की पार्टी में ममता बनर्जी जब जिसको अपना ट्रस्टेड मानती है, उन्हीं को वो तब सीधा उठाती है। हम कहते हैं ये एक नागरदोला की तरह है, कभी आप ऊपर हो तो कभी आप नीचे हो। टीएमसी ही ऐसा है। लेकिन ये जो अभी कल्याण बनर्जी है, कल्याण बनर्जी कह रहे हैं उनके साथ है कि, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या कल्याण बनर्जी को कोई लेना चाहता है? जो उनके साथ है कल्याण बनर्जी, महुआ में जो भी उनके साथ है, जो कह रहे हैं कि हम दीदी के साथ है, मरते दम तक दीदी के साथ है, कहीं ना कहीं जाके ये भी बाजार में उनको कोई और लेना चाहता है। बाजार में सब नहीं बोलना चाहिए कि उनको कोई लेना चाहता है। अगर वो जाना भी चाहे, क्या उनका कोई एक्सेप्टेंस है, कोई और पार्टी उनको लेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको याद होगा कि ये बोला जा रहा है कि आपको याद होगा कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया था, वो कित करते हुए, कि कैसे बड़ी बातें कही जाती हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। अब उनके सामने ये चुनौती है कि वो टीएमसी को कैसे बचा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं समाचार, कहीं मत जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। देश की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसियों को एक अमेरिकी उन्नत AI आधारित साइबर सुरक्षा मॉडल की मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि यह तकनीक बैंकिंग, बिजली और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संभावित साइबर खतरों और सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करने में मदद कर सकती है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
डिजिटल सेवाओं के बढ़ते दायरे के साथ साइबर सुरक्षा भारत के लिए एक अहम प्राथमिकता बन गई है। साइबर क्राइम से निपटने की दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और CERT इन I4C, NCIIPC जैसी भारत की कुछ प्रमुख एजेंसियों को माइथोस प्रीव्यू का एक्सेस देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण डिजिटल और तकनीकी अवसंरचना को साइबर खतरों से सुरक्षित बनाने में मदद करना है। प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत उपलब्ध कराया गया AI मॉडल जटिल सॉफ्टवेयर प्रणालियों में संभावित सुरक्षा खामियों और साइबर जोखिमों की पहचान करने में सक्षम माना जाता है। इससे साइबर हमलों की आशंका का पहले से आकलन करने और सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से बैंकिंग, बिजली, दूरसंचार और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की सुरक्षा को मजबूत करने में तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार भी AI आधारित साइबर खतरों की समीक्षा कर चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ AI आधारित साइबर सुरक्षा उपकरणों की भूमिका लगातार बढ़ेगी। हालांकि ऐसी तकनीकों के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और युवा भारतीय तीरंदाज साहिल जाधव और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाजी विश्व कप के चरण 3 की कंपाउंडिंग स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप 10 में अपनी जगह पक्की कर ली है। साहिल जाधव ने 710 अंक जुटाए, प्रतियोगिता में 10वां स्थान हासिल किया, जबकि अनुभवी तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम महिलाओं की कंपाउंडिंग स्पर्धा में 7वें स्थान पर रही। महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नम 700 अंकों के साथ भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली तीरंदाज रही। भारत ए ने श्रीलंका में चल रही त्रिकोणीय सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया है। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ए की पूरी टीम 48.5 ओवर्स में 269 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका को अंतिम ओवर्स में 7 रनों के भीतर 4 विकेट गंवाना भारी पड़ा और मुकाबला भारत ए के नाम रहा। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। तिलक वर्मा ने 60 रन बनाए। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी के बजाय बल्लेबाजी को भारत की सबसे बड़ी चिंता बताते हुए कहा है कि टीम को बदलाव के दौर की सोच से बाहर आना होगा। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच में पदार्पण करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने अपनी पहली पारी में ही 6 विकेट समेत मैच में कुल 7 विकेट लिए। गावस्कर ने कहा कि हर टीम में समय समय पर खिलाड़ियों का आना जाना और बदलाव होता रहता है, लेकिन प्रदर्शन के स्तर को बनाए रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खेल विज्ञान टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में शुरू होने वाली 3 मैच की एक दिवसीय सीरीज में खेलने की मंजूरी दे दी है। पांड्या और रोहित चोटों की वजह से मुंबई इंडियंस के लिए IPL के कई मैच नहीं खेल पाए थे। जहां हार्दिक पीठ में ऐंठन की समस्या से जूझ रहे थे, तो वहीं रोहित को पैर के मांसपेशियों में खिंचाव था। तो सुबह 11 बजे के समाचारों में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।